प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हुए हैं नया विषय वस्तु लेकर के। विषय का शीर्षक है कांग्रेस का उग्रवादी युग। कौन सा टॉपिक है? कांग्रेस का उग्रवादी युग। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में परिचर्चा किया था कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई 1885 में तथा कांग्रेस के उदारवादी युग की क्या विशेषताएं थीं, उनके कार्य करने के क्या तरीके थे। आज हम कांग्रेस के द्वितीय चरण अर्थात उसके उग्रवादी युग की परिचर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उग्रवादी युग ये 1906 में एकाएक आ गया, यह बात बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में 1895 में कुछ ऐसी परिस्थितियां उपज रही थी जिससे कि उदारवादी युग के पतन की शुरुआत हो चुकी है और उग्रवादी युग के निर्माण या उसकी नींव रखी जा रही है। 1895 से कांग्रेसियों ने ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक और प्रशासनिक एवं नैतिक कमियों की धीरे धीरे आलोचना प्रारंभ कर दी और यही आलोचना से ही कांग्रेस के उग्रवादी युग का जन्म हुआ। विद्यार्थियों, यह पिछले 10 वर्षों का परिणाम था। 1885 से 1905 के बीच जो परिस्थितियां थी उन्होंने इस दौर को जन्म दिया और यह उग्रवादी युग जो आया इसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां आई। एक तो आया उग्रवादी विचारधारा और एक आई क्रांतिकारी विचारधारा। जो कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के लोग थे ये हिंसात्मक साधनों का बहिष्कार करते हैं। किसका बहिष्कार करते हैं? हिंसात्मक साधनों का। अर्थात ये अपने लक्ष्य को सुशासन को पाने के लिए अहिंसात्मक साधन को स्वीकारते। कौन? उग्रवादी लोग। जबकि क्रांतिकारी लोग जो हैं ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए अहिंसा का परित्याग कर हिंसा को स्वीकारते हैं। कौन? क्रांतिकारी विचारधारा के लोग। लेकिन उग्रवादियों और क्रांतिकारियों दोनों की विचारधारा, दोनों का लक्ष्य क्या है? सेम है। क्या? स्वराज्य की प्राप्ति, बस साधन का अंतर है। आइए हम देखते हैं कि कांग्रेस के उग्रवादी युग के उदय के क्या क्या कारण थे। जब हम इसके कारणों की परिचर्चा करते हैं तो पहला कारण है बच्चों उदारवादियों की असफलता। क्या? उदारवादियों की असफलता। जैसा कि आप जानते हैं उदारवादियों ने सदैव विनम्रता की राजनीति की, याचना की राजनीति की, पिटिशन की राजनीति की और मेमोरेंडम की बात की, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं। न तो संवैधानिक सुधार कायदे से हो पाए, न उद्योगों को बढ़ावा मिल पाया और न ही स्वराज्य। इन सब के लिए उदारवादियों को संघर्ष करना पड़ रहा था और हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। और आया भी तो क्या आया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। लाला लाजपत राय तो कहते हैं कि हमें अब गिड़गिड़ाना और भीख मांगना छोड़ना चाहिए। लाजपत राय की लाइफ है कि हमने रोटी मांगा और हमको पत्थर दे रहे हैं। पहला कारण था उदारवादियों की असफलता। दूसरा था ब्रिटिश सरकार की दमनपूर्ण नीति। किसकी? ब्रिटिश सरकार की दमनपूर्ण नीति। भाई ब्रिटिश हुकूमत ने 1892 में एक संवैधानिक सुधार दिया, लेकिन इससे पूरे भारतीय संतुष्ट नहीं हो पाए। भारतीय या उदारवादी भी ये कह रहे थे कि भाई आप आईसीएस की जो परीक्षा है, कौन सी परीक्षा? इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा जो है आप लंदन में कराते हैं, उसको भारत में भी सेंटर बनाइए। ये भैया सेंटर बनाने को तैयार नहीं है भारत में। 1895 में समाचार पत्र अधिनियम ले आ देते हैं। समाचार पत्रों पर आप शिकंजा कस देते हैं। आप सरकारी गोपनीयता अधिनियम ले आते हैं।
जिससे समाचार पत्रों पर इसके माध्यम से भी आप क्या करते हैं, शिकंजा कस देते हैं। और आप कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम ले आते हैं और इसके माध्यम से जो स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास हो रहा था उसको आप तुरंत रोक देते हैं। मनोनीत सदस्यों को बढ़ा देते हैं, निर्वाचित सदस्यों को घटा देते हैं। आप विश्वविद्यालय अधिनियम ले आते हैं, आप मतलब ब्रिटिश हुकूमत, और विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा भी क्या करते हैं, सिंडिकेट्स और सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या कम कर देते हैं। इस प्रकार की नीतियों ने क्या किया, उग्रवादी युग के जन्म की नींव रखी या उसका भ्रूण बनने का काम किया। अगली बात आई सांस्कृतिक पुनर्जागरण की। यह वो दौर है जब हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति के बारे में चर्चा होने लगी। स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और शिकागो में जाकर के हिंदू धर्म के विषय में सब कुछ समझाते हैं। उन्होंने लोगों के मन में, अंतःचेतना में भारत के स्वाभिमान और हिंदू गौरव के भाव का बीजारोपण किया, पुनर्जागरण किया, जिसने भारतीय संस्कृति में हिंदू गौरव की परिचर्चा को आगे बढ़ाया। दयानंद सरस्वती आते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं, कहते हैं वेदों की ओर लौटो। और आप देखें एनी बेसेंट आई जो कि वेस्टर्न थी आई, लेकिन कहा कि जो हिंदू की संस्कृति है, किसकी संस्कृति, हिंदू की संस्कृति है या हिंदू सभ्यता है, ये पश्चिम की सभ्यता से क्या है, बेस्ट है। कौन कह रहा है, एनी बेसेंट कह रही है। क्या कह रही है, हिंदू सभ्यता बेस्ट है, किससे, पश्चिमी सभ्यता से। और इसी बीच में सांस्कृतिक उत्सव स्टार्ट होते हैं। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक क्या कर रहे हैं, गणपति उत्सव मना रहे हैं। कौन सा उत्सव, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। 1894 में गणपति उत्सव मनाया, स्टार्ट किया, और 1896 में शिवाजी उत्सव। परिणाम क्या हुआ, एक इस जो सांस्कृतिक चेतना ने जन्म लिया, इसने राजनीतिक चेतना को उग्र कर दिया, बढ़ा दिया। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल वगैरह भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं बच सके। और अगला कारण क्या था, विदेशों में हो रही तात्कालीन घटनाएं। विदेश में क्या हो रहा, 1893 में अबिसीनिया जैसा छोटा सा देश वो इटली जैसे देश को पराजित कर दे रहा है। 1904 में जापान जैसा छोटा सा देश रूस जैसे बड़े महादेश को क्या कर रहा है, पराजित कर दे रहा है। ऐसे में भारतीयों को लगा कि जब ये पिद्दी भर के देश क्या कर रहे हैं, इन बड़े बड़े देशों को पराजित कर दे रहे हैं, तो हम लोग भी ब्रिटिश हुकूमत को पराजित कर सकते हैं। हमें इनसे विनम्रता की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या था, ब्रिटिश उपनिवेशों में जो भारतीय रह रहे थे, अगला कारण, ब्रिटिश उपनिवेशों में जो भारतीय रह रहे थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा। कैसा व्यवहार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। मुझे तो कहता है ये जैसे भारत के लोगों को मानव ही नहीं समझते, हम लोग आदमी हैं ही नहीं। चाहे दक्षिण अफ्रीका को ले लीजिए, अफ्रीका के कई देशों में भारतीय थे, और ये ब्रिटिश के उपनिवेश भी थे दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के देश। ट्रांसवाल को ले लीजिए, इन सारी जगहों पर भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। प्राकृतिक प्रकोप, क्या, प्राकृतिक प्रकोप। आप देखें 1876 से 1900 के बीच ये उदारवादी दौर है, कैसे न्यू बन रही है। 25 साल के बीच में 18 बार अकाल पड़ा। कितनी बार अकाल पड़ा, 18 बार। 7 करोड़ लोग और 70,000 वर्ग मील जमीन प्रभावित हुई, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। आप क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत क्या कर रही है, 1897 में दिल्ली में एक शानदार भव्य दरबार का आयोजन कर रही है। अब आप बताइए, लोग भूखे हों और कोई विलासिता पर पैसा खर्च करे तो क्या
शांति पैदा करेगी उस धरा पर? बिल्कुल नहीं पैदा करेगी। क्या करेगी? उग्रता को जन्म देगी, आंदोलन को जन्म देगी। आप देखिए मुंबई में प्लेग फैला, प्लेग को कंट्रोल करने के लिए, रखरखाव के लिए, नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर है रैंड, उसको लगाया गया, सेना को लगाया गया। इन लोगों ने क्या किया? जिन जिन घरों में प्लेग फैला था उन घरों को जमींदोज कर दिया, उनके बिस्तर जला दिए, उनके कपड़े जला दिए, चूल्हे फोड़ दिए, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अमानवीय और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। इस कारण ने भी क्या किया? कांग्रेस के उग्रवादी युग को जन्म दिया। और अंतिम कारण था आर्थिक असंतोष। भारत का जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड चला जा रहा है, वहां से फर्निश होकर के, उत्पादित होकर के वस्तु आ रही है। और उस समय ज्यादा क्या था? कपास का चक्कर था। कपास इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड से कपड़े बनकर भारत आ रहे हैं। और जब भारत के बाजार में इंग्लैंड ने क्या किया? माल से डंप कर दिया, तो भारत के उत्पादित वस्तुओं की बिक्री रुक गई। और उन्होंने भारत के व्यापार को तोड़ने के लिए क्या काम किया? कपास पर जो आयकर 5% था उसको घटा दिया, 3.5% कर दिया। और भारत में जो उत्पादित कपास की वस्तुएं थी उस पर उत्पादन कर लागू कर दिया। कहा कि इस पे हम 3.5% उत्पादन कर लेंगे। परिणाम क्या हुआ? भारत की कपास से निर्मित वस्तुएं महंगी हो गईं और इंग्लैंड से आई हुई कपास की वस्तुएं सस्ती हो गईं। परिणामतः भारतीय कपास उद्योग, भारतीय अन्य उद्योग डैमेज हो गए और भारत का बड़ा हिस्सा भारतीयों का शोषण करके मुद्रा के रूप में, आर्थिक संपत्ति के रूप में इंग्लैंड जाने लगा। ये इतने कारण थे जिसके कारण क्या हुआ? भारत में कांग्रेस के काल में जो इनका 1906 से 1919 है उसमें उग्रवादी युग का जन्म हुआ। हम और अब आगे देखते हैं कि कांग्रेस के उग्रवादी युग की हम परिचर्चा कर रहे थे और हम ये देख रहे हैं कि जो कांग्रेस का उग्रवादी युग है इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये एक इनके विचार क्या है उग्रवादी। एक्चुअल में ये जो उग्रवाद का ठप्पा लगा ये इनके साधनों के कारण इन पर ये ठप्पा लगा उग्रवाद का। इनका ये विचार है कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत को हम न्यायप्रिय मानते हैं और संवैधानिक सुधारों का पैरोकार मानते हैं, ये पूर्णतः मिथ्या है और भ्रामक है। और तिलक कहते हैं कि स्वराज तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये जो राजनीतिक अधिकार हैं ये हम बिना लड़े प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अरविंद घोष कहते हैं कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है। स्वतंत्रता क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है, हिंदू धर्म का प्राणवायु है और इसकी आकांक्षा जो हम रखते हैं, किसकी आकांक्षा? स्वतंत्रता की आकांक्षा जो रखते हैं हम इसको हिंदू धर्म से पूर्ण करेंगे। कैसे पूर्ण करेंगे? हिंदू धर्म से पूर्ण कर लें। बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को कैसे प्राप्त किया? बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि भारत को उन्होंने शक्ति से प्राप्त किया है। और फिर कहते हैं जो चीज भैया शक्ति से प्राप्त हुई है उसको आपको वापस भी शक्ति से लेना पड़ेगा, अर्थात शक्ति से स्वावलंबन आएगा, स्वावलंबन से संघर्ष आएगा। बिपिन चंद्र पाल का कहना है, कहते हैं कि हम बिना संघर्ष के कुछ ले ही नहीं सकते। यदि हमको उपहार में भी लाके पूर्ण स्वराज्य दें तो हम ऐसे स्वराज्य को टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। ये किसकी लाइन है? बिपिन चंद्र पाल की लाइन है। कुल मिलाकर के ये स्वराज्य की प्राप्ति चाहते हैं और इनके जो साधन हैं उग्रवादी गुट के, ये बहिष्कार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बहिष्कार की। किसके बहिष्कार की? सरकारी नौकरी के बहिष्कार की, सरकार के बहिष्कार की, प्रतिष्ठान के बहिष्कार की, उपाधि के बहिष्कार की और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की,
का कहना था कि हमें इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। दूसरा ये क्या बात करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं की बात करते हैं। कहते हैं कि हमें भारतीय वस्तु, भारतीय मूल्य और भारतीय सेवा को अपनाना चाहिए। विदेशी वस्तुओं, विदेशी सेवाओं, विदेशी मूल्यों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। इनका कहना था कि इससे आत्मनिर्भरता आएगी, त्याग की भावना आएगी और स्वाभिमान आएगा। स्वदेशी अपनाने से तिलक कहते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी, त्याग आएगा और क्या आएगा, और स्वाभिमान आएगा। ये तीनों के जागरण से हम अपने स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और परिणाम क्या हुआ, स्वदेशी के चक्कर में जो कपड़े थे विदेशी उनको जलाया जाने लगा और देशी कपड़ों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। तीसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध। इसके अंतर क्या है, जो ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी कानून हैं हम उनका क्या करें, विरोध करें। चौथा राष्ट्रीय शिक्षा, अर्थात अंग्रेजी मूल्य की जो शिक्षा है, अंग्रेजी प्रशासन द्वारा अपने लिए बनाई गई जो शिक्षा प्रणाली है उसका बहिष्कार करें, उनके शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार करें और हम भारतीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करें तथा अपने विद्यालय खोलें। परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किया, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और अब हम देखें कि कैसे उग्रवादी युग का विकास होता है, तो हम कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1905 का देखें। कब का अधिवेशन, कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहां हो रहा है, बनारस में हो रहा है। और कौन अध्यक्षता कर रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अध्यक्षता करते हुए कहते हैं कि हम ऐसा शासन चाहते हैं जो भारतीयों के हितों के लिए हो और भारतीयों द्वारा हो। 1905 में ही उग्रवादियों ने या उग्रवादी गुट ने कांग्रेस के राजनीतिक भिक्षावृत्ति की निंदा कर दिया। दूसरा अधिवेशन कहां हो रहा है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में समस्या थी कि उग्रवादी गुट लोकमान्य तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन उदारवादी गुट का बहुमत है, वो तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते। ऐसे में फिरोज शाह मेहता से सहयोग लिया जाता है। दादा भाई नौरोजी पर दोनों गुटों का स्वीकृत है, सम्मति है, तो दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से बुलाया जाता है और उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। इस 1906 कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों के लिए अर्धलाभ की बात यह रही कि स्वदेशी का प्रस्ताव, स्वराज का प्रस्ताव, बहिष्कार का प्रस्ताव, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव। कौन चार प्रस्ताव पारित हुए, स्वदेशी, कौन कौन, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये चार प्रस्ताव पारित हुए। कहां पारित हुए, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन इनका अर्धान ये रहा कि ये तिलक को अध्यक्ष नहीं बना पाए। और 1907 के आते आते उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच जो खाई थी वो बहुत व्यापक हो गई। 1907 के सूरत के अधिवेशन में अब अध्यक्षता को लेकर के विवाद हो रहा है कि कौन अध्यक्ष बने। उग्रवादी लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। उग्रवादी जो हैं सात के अधिवेशन में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुमत अभी भी किसका है, उदारवादियों का है। उदारवादी रासबिहारी घोष को बनाना चाहते थे और रासबिहारी घोष चुनाव जीत जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। परिणाम क्या होता, उग्रवादी गुट जो है इसको अपनी हार मानता है, हार मान लेता है और इसी के साथ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। दो गुट बन जाते हैं, नरमपंथी गुट और गरमपंथी गुट। और गरमपंथी गुट क्या करता है, छोड़ देता है कांग्रेस। रासबिहारी घोष कहते हैं जो आज हमको छोड़ रहे हैं ये वास्तव में कांग्रेसी थे ही नहीं।
और इनके छोड़ देने से क्या होता है परिणाम? ये इनका परिणाम ये होता है कि ये 1916 में आकर के जब एनी बेसेंट आती हैं और इनको क्या करती हैं, दोनों गुटों को एक करती हैं, एकता की स्थापना करती हैं और होम रूल लीग की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। और 1917 में तिलक के समर्थन से अब उग्रवादी लोग जो हैं 1917 में क्या हो गए, बहुमत में आ गए कांग्रेस में, और एनी बेसेंट को तिलक समर्थन देते हैं और एनी बेसेंट अध्यक्ष बन जाती हैं। यह बात सिद्ध हो जाती है कि तिलक ने कहा था कि जो आज के नरमपंथी हैं कल के उग्रवादी होंगे, और जो आज के उग्रवादी हैं कल के नरमपंथी होंगे। यह बात सत्य सिद्ध होने लगी। एक बात आप जान लीजिए कि ये जो सूरत का अधिवेशन था, ये सूरत में नहीं होना था, इसको होना था नागपुर में। कहां होना था? नागपुर में होना था। लेकिन उदारवादियों को डर था कि कहीं उग्रवादी लोग क्या ना कर दें, उग्रवादी लोग इस सम्मेलन को अवरुद्ध ना कर दें। उनसे बचने के लिए सूरत में अधिवेशन किया गया, और सूरत के अधिवेशन में रासबिहारी घोष के जीतने से अव्यवस्था फैल गई। मराठा उग्रवादी गुट ने तो हड्डियां तक फेंक दिया, अध्यक्षीय भाषण नहीं होने पाया। सूरत के अधिवेशन में हवा में कुर्सियां फेंकी जा रही थी, वर्दी से किसी की कोई पहचान नहीं रही थी। बस चेहरे के भाव से ही आप बता सकते थे कि उदारवादी है कि उग्रवादी है। पुलिस के घेरे में यह अधिवेशन हुआ। यहां से जब ये हट जाते हैं तो ये लोग, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे अरविंद घोष हों, वंदे मातरम दे करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहिष्कार के माध्यम से आंदोलन को उग्रवादियों ने आगे बढ़ाया, और सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव चालू किया था, इसको भी आगे बढ़ा करके देश में एक राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने का प्रयास किया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को लगने लगा कि यदि उग्रवादी गुट को अभी तोड़ा नहीं गया तो ये बड़ी समस्या बनने वाले हैं। इसलिए लाला लाजपत राय को और अजीत सिंह को बिना मुकदमा चलाए 1908 में माडले जेल में भेज दिया गया, और तिलक को केसरी के लेखों के आधार पर 6 वर्ष के लिए क्या दे दिया गया, सश्रम कैद दे दिया गया। और जो गवर्नमेंट है, कौन गवर्नमेंट? ब्रिटिश हुकूमत, इसने 1911 का में एक षड्यंत्रकारी अधिनियम बनाया, सेडिशन एक्ट 1911, और इन्होंने इसी में आईपीसी की धारा 124A और आईपीसी की धारा 153A का सहारा लेकर के इस पूरे आंदोलन को, उग्रवादी आंदोलन को तोड़ने या दमन करने का प्रयास किया। और इसके लिए 1910 का जो प्रेस एक्ट था उसका भी सहारा लिया गया। इस प्रकार से 1919 के आते आते ये युग कांग्रेस का समाप्त हो गया। और हम समझते हैं कि आपको कांग्रेस के उग्रवादी युग के संदर्भ में आपको चीजें समझ में आई होंगी, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे YouTube चैनल लर्न विद DRGT को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू।